देखिए, हम पढ़ रहे हैं क्या, कब, कहाँ और कैसे। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है। फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है एक लड़की के नाम से, रसीदा, और उसी के सवाल से शुरू होता है फर्स्ट चैप्टर। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी, 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाया जाएगा कि 100 साल पहले या 200 साल पहले या 1000 साल पहले या 2000 साल पहले क्या हुआ था, इसको कैसे पता लगाया जा सकता है। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। इसका कहने का मतलब है कि कल कोई घटना घटा है तो उसको जानने के लिए बहुत सारा माध्यम है। हम रेडियो से जान सकते हैं, टेलीविज़न पर देख सकते हैं, अखबार के माध्यम से जान सकते हैं, और आज तो मोबाइल है सबके हाथ में। तो मोबाइल तो अखबार, रेडियो और टेलीविज़न तीनों का मिश्रण हो गया है। तो आज कल के खबर को जानने के लिए बहुत सारा माध्यम है। लेकिन अगर 1000 साल या 100 साल या 200 साल पहले कोई घटना घटी है तो उसको हम कैसे जान सकते हैं, उसका स्रोत क्या है, और उस समय के बारे में लोग क्या जानना चाहेगा। उस समय के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानेगा कि लोग उस समय के कैसे रहते थे, किस प्रकार के घर में रहते थे, कैसा खाना खाते थे, क्या खाते थे। आखेटक शिकारी जो थे किस प्रकार शिकार करते थे, उनके हथियार किस टाइप का था। पशुपालक जो था, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित जो पूजा पाठ कराता है, शिल्पकार जो किसी भी चीज़ को बनाता है, कलाकार, संगीतकार या फिर वैज्ञानिक, इस सब के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। अब इसको प्रेजेंट में लाइए। प्रेजेंट में देखिए कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा कपड़ा पहनते हैं, किस प्रकार के घर में रहते हैं। इस समय के शिकारी किस चीज़ से शिकार करता है, कौन से जानवर का शिकार करता है, पशुपालक कौन सा पशु को पालता है, कृषक जो है किस प्रकार खेती करता है, खेती करने का साधन क्या है, शासक है इस समय राजा है या सरकार है, चुनी हुई जनता की सरकार है या परंपरागत जो वंशानुगत राजा है वह राज कर रहा है। व्यापारी को देख रहे हैं, व्यापार करता है, सामान को खरीद कर एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना इसका काम है। पुरोहित पूजा पाठ कराता है, शिल्पकार जो घर बनाता है या मूर्ति बनाता है आदि सब बनाने वाला ही शिल्पकार कहलाता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि शिल्पी राज शिल्पी विश्वकर्मा को कहा जाता है। वैसा ही कलाकार, आज के समय के कलाकार को देखिए और सोचिए कि 1000 साल पहले किस प्रकार के कलाकार थे, क्या करते थे, किस प्रकार अपना संगीत बनाते थे, किस प्रकार गीत गाते थे, नाटक करते थे तो कैसे करते थे, उनका साधन क्या था नाटक करने का। आज के वैज्ञानिक का जीवन और उस समय के वैज्ञानिक के जीवन में क्या अंतर है। आज के वैज्ञानिक को तो बहुत सारा साधन उपलब्ध है, लेकिन उस समय के वैज्ञानिक को क्या इतना साधन उपलब्ध था, और नहीं था तो कैसे काम करते थे, यही सब जाना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि लोग कहाँ रहते थे, कहाँ रहते थे लोग।
तो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुरा पर्वत के बीच से होकर बहती है और एक ऐसी नदी है जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और जाकर अरब सागर में गिरती है। इसका जो उद्गम स्रोत है मैकाल पर्वत जो मध्य प्रदेश में है, उसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, वहीं इसका उद्गम स्रोत है और वहीं से निकलती है और बहते हुए जाकर खंभात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर गिरती है। क्या था कि कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। क्या कारण है भाई इस नदी के तट पर रहने का? तो यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। अब देखिए कुशल संग्राहक यानी कि नर्मदा नदी के पास जो कई लाख वर्ष पहले लोग रहते थे उनमें कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्रह मतलब इकट्ठा करने वाला। क्या इकट्ठा करते थे? भोजन। भोजन में क्या था? फल मूल, पौधों के जड़, जंगल के विभिन्न उत्पाद। और कुशल संग्राहक होने का मतलब कि ये आसपास के जो जंगल के विशाल संपदा थे उससे परिचित थे। इनको पता था कि कौन सा फल कहाँ मिलेगा, कौन सा फल खाने लायक है, किस फल को खाने से हमको हानि हो सकता है, किसको खाने से ज़्यादा लाभ हो सकता है, कौन सा फल किस समय निकलता है। और शिकार भी करते थे जानवरों का। और उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। सुलेमान और किरथर पहाड़ी भारत के उत्तर पश्चिम में, जो इस समय पाकिस्तान के पश्चिम में पड़ता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कहिए। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लोग 8000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व कहने का मतलब है 6000 ईसा पूर्व, यानी कि 2000 वर्ष घट जाएगा, क्योंकि NCERT बुक में 2000 को ही बिंदु मान लिया गया है, स्टार्टिंग बिंदु। तो जब हम वर्ष पहले कहेंगे वर्ष पूर्व, उसका मतलब होगा कि BC में अगर बात करेंगे तो 2000 वर्ष कम हो जाएगा। तो 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। कहाँ पे? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है। ये लोग गाँव में रहते थे। गाँव में रहने का मतलब इनका एक समाज था। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाया जाए, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ भी कृषि का विकास हुआ था और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का भी बड़ा योगदान है। इसके सहायक नदियाँ जैसे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व यानी कि 2700 ईसा पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, जिसे आप सिंधु सभ्यता आगे चल के पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ लगभग 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि 500 ईसा पूर्व मगध का विकास हुआ, जो गंगा के दक्षिण में पड़ता है।
उसी तरह गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी, यानी कि उस समय के सबसे देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था और वहाँ का शासक भी बहुत शक्तिशाली था, जिसका नाम आप सुनते हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, बाद में चलकर अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य आदि हुए हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। अब उपमहाद्वीप, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो अपना जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें अपना भारत, पाकिस्तान था उस समय भारत में ही, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, लंका, ये सब भूटान भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। जिस प्रकार से आज लोग यात्रा करते हैं उसी तरह उस समय भी लोग यात्रा करते थे। यात्रा का अलग अलग उद्देश्य था और जो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे उनको पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के जोखिम उठाना पड़ता था, लेकिन जो जाना चाहते थे वे तो जाते ही थे, उनको कौन रोकने वाला था। फिर भी यात्रा उनके लिए संभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, यानी कि भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया, बाढ़ आ गया, इस सब के कारण, या कोई एक जगह से दूसरे जगह काम की तलाश में जाता था। जिस प्रकार आज के लोग बिहार से बम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बम्बे से लोग दूसरे जगह जाता है, पंजाब से लोग जाता है कनाडा। तो एक जगह से दूसरे जगह लोग जिस प्रकार आज काम की तलाश में जाते हैं, उसी प्रकार उस समय भी लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। और प्राकृतिक जो घटना था वो भी एक कारण था, प्राकृतिक आपदा जिसको कहेंगे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। एक राज्य दूसरे राज्य पर अटैक करता था तो सीमा विस्तार के लिए सेनाएं एक जगह से दूसरे जगह जाया करती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। इसी प्रकार धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। जैसे आज भी बहुत लोग खोज में ही रहता है। जैसे डिस्कवरी पर आप बियर ग्रिल को देखिए, उसी टाइप का लोग उस समय भी होगा जो सर्च करते रहता होगा कौन क्या है, कैसा है। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। इसमें एक सवाल है, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? तो आज भी यही कारण है। क्या कारण हो सकता है? कहीं काम की तलाश में कोई जाता है, तो कोई आपदा के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कोई अगर पुरोहित है तो पूजा पाठ कराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह या उपदेश देने के लिए जाता है। व्यापारी है तो एक जगह दूसरे जगह सामान खरीदने, ले जाने के लिए जाते रहता है। यही कारण है। देखिए, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। गहरे समुद्रों को पार करके आया था ना वास्को डी गामा, भारत को खोजा। नहीं तो उसके पहले भी कितने नाविक थे, लेकिन साहस इसने किया, आया, भारत को खोजा। और भारत को खोजा ही कि आया, अंग्रेज लूटा भी और लूट के ले भी गया। पर्वतों की ऊंचाई को छू सके। और उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस के रह गए। जैसे अरब के बहुत लोग यहाँ ईरानी हैं और यहीं के हो गए
लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। अब एक जगह से दूसरे जगह लोग जाता है तो वहाँ का भाषा और वो अपना भाषा दोनों मिक्स कर देता है, क्योंकि जो आया है तो अपना भाषा छोड़ेगा नहीं और दूसरा भाषा जल्दी समझेगा नहीं, तो थोड़ा इधर का और उधर का तो शामिल है ही ले, दोनों मिलाकर मिक्स कर देगा और वहाँ एक दूसरे भाषा बना देगा। अपना खाना पीना लाएगा यहाँ पर, यहाँ का खाना पीना, अपना कपड़ा लत्ता पहनना, पहनने का ढंग, रहने का ढंग, और इधर का संस्कृति उधर का संस्कृति, दोनों मिलकर एक अलग ही संस्कृति का निर्माण कर देता है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। अब हम जानते हैं भारत का जो नाम है, भारत क्यों पड़ा, इंडिया क्यों पड़ा, क्योंकि दोनों को सुनते हैं और ज़्यादा सुनते हैं इंडिया और भारत। इसके पीछे भी कारण है। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और 2500 वर्ष पूर्व क्या हुआ कि 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदू कहा, यानी कि वे स को ह कहा करते थे। उनका उच्चारण स को ह में बदल देता था, यानी कि सह नहीं कह पाते थे, उसको ह बोलते थे। तो सिंधु को क्या कहते थे, हिंदू या हिंदू। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का। एक और कारण है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति, सबसे पहले ऋग्वेद का निर्माण हुआ था, उसमें मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा और 3500 वर्ष पुरानी है, यानी कि 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेद की रचना हुई थी। अतीत के बारे में कैसे जानें, इसका साधन क्या है, माध्यम क्या है। जैसा कि हम अभी बताया कि इस समय कोई घटना घटता है तो तुरंत मोबाइल से देख लेते हैं, टेलीविज़न पर देखते हैं, रेडियो पर सुन लेते हैं, समाचार में, अखबार में न्यूज़ पढ़ लेते हैं। तो उस समय के बारे में 100 साल 2 साल या 1000 साल पहले कैसे क्या हुआ, उसको कैसे जानेंगे। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। उस समय देखेंगे कि क्या उस समय कोई पुस्तक लिखा जाता था, उस समय भाषा विकसित थी, लिपि थी। अगर लोग भाषा लिपि विकसित उस समय था तो उस समय का कोई पुस्तक होगा। तो पुस्तक का भी एक माध्यम है चीज़ों को समझने के लिए। तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। उस समय जो पुस्तकें लिखी जाती थी, हाथ से लिखी जाती थी। आज तो छपाई हो जाता है मशीन से, लेकिन उस समय हाथ से ही लिखा जाता था। ठीक है, तो हाथ से लिखे होने के कारण उसे क्या कहते थे, पांडुलिपि कहते थे। इंग्लिश में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द यूज में आता है, जो लैटिन शब्द मेनु, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब ये पांडुलिपियाँ किस पर लिखी जाती थी, तो विशेष प्रकार का पत्ता था, ठीक है, जिसको ताड़पत्र कहते हैं या भूर्ज पत्र। भूर्ज नामक पेड़ होता था और उसी के छाल पर विशेषतः इसको लिखा जाता था। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। क्या है कि पत्ता है तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि कीड़ा लगबे करेगा, बहुत प्राचीन बात है।
बहुत प्राचीन लिखा गया है, प्राचीन समय से है। तो उसमें डीटा आज के समय में 1 महीना 2 महीना 6 महीना आप छोड़ दीजिए तो डीटा पकड़ लेता है, और इतना समय से अगर है तो उसमें भी तो कीड़ा लगा होगा। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। कहाँ पर इसको प्राप्त कर सकते हैं? तो पांडुलिपियाँ कई मंदिरों में है, विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसी पांडुलिपि से हमको पता चलता है कि उस समय राजा कैसा था, राजा का जीवन कैसा था, उस समय के व्यवहार के बारे में, धार्मिक मान्यताओं के बारे में, औषधियों के बारे में, उस समय के विज्ञान के बारे में चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे और संस्कृत भाषा का प्रयोग श्रेष्ठ लोग करते थे, यानी पुरोहित लोग करते थे, राज परिवार के लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। देखिए, पांडुलिपि भुर्ज नामक पेड़ के छाल पर या ताड़पत्री पर लिखा जाता था, लेकिन अभिलेख जो है पत्थर के सतह पर या धातु के सतह पर उत्कीर्ण किया जाता था। कभी कभी शासक अथवा उन लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका पालन कर सके और जल्दी ख़राब ना हो। तो पत्थर पर है, धातु पर है तो ख़राब नहीं होगा। बरसात में रहे, आंधी में रहे या प्रकाश में रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद क्या है? देखिए, जो प्राचीन अवशेष, जिसको आम आदमी को तो पता चलेगा नहीं, तो पुरातत्वविद प्राचीन अवशेषों को देखता है, जैसे पांडुलिपि हुआ, अभिलेख हुआ, या कोई औजार है, हथियार है, बर्तन है, आभूषण है, उसको देखकर पता लगाता है कि कितने साल पुराना है। उसका काम ही वही है। ठीक है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। देखिए, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, उससे भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि कितना समय पुराना है अवशेष। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी कि पांडुलिपि से जो प्राप्त जानकारी है, अभिलेख से जो जानकारी प्राप्त हुआ, या पुरातत्व इसे ही कहते हैं जो प्राचीन अवशेष है, इन सब से जो जानकारी प्राप्त होता है उसे स्रोत शब्द कहा जाता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक है या अनेक है? तो अतीत एक नहीं है, एक हो ही नहीं सकता।
अतीत अनेक है, क्योंकि सबका अपना अपना अतीत है। देखिए, इस पुस्तक का शीर्षक ही है हमारे अतीत। इसका मतलब हुआ कि अतीत एक नहीं है, अनेक है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। आज भी आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाइए तो आपको लगेगा कि हम आ गए हैं आदि मानव के पास। कुछ लोग अभी हैं जनजाति सब जो जंगल में रहता है, अभी भी कीड़ा खा जाता है, कुछ भी पकड़ के खा जाता है। आपको डर लग जाएगा उस सबको देखकर। मतलब उस सबका व्यवहार ऐसा है कि लगता है कि आज भी विकास का चेहरा नहीं देखा उसे, आज भी प्राचीन काल की तरह ही जीता है। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए उन व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। रखेगा भी कैसे, इसके पास कोई साधन ही नहीं था। तो पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। वहीं अवशेष से इनके जीवन में क्या हुआ था, कैसे रहते थे, इनके आहार व्यवहार के बारे में पता चलता है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। और इसमें तिथियों का मतलब समझाया गया है। तो अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 इसी तरह के कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म को ही 0 मान लीजिए, और 0 के बाद वाला हो गया ईस्वी, या 0 के पहले ईसा पूर्व हो गया। तो अतः इस 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से, यानी कि ईसा मसीह के जन्म का से 2000 वर्ष के बाद की घटना। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। और एनसीईआरटी में क्या है कि 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख किया गया है। कुछ और शब्द है उसको समझ लेते हैं। जैसे बीसी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। कभी कभी तिथियों से पहले एडी लिखा रहता है, जिसका मतलब होता है ईस्वी। एनो डोमिनी 2 शब्दों से बना है था, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है, यानी कि सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग समान हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़िए, नाम रोशन कीजिए।